आज हम लोग देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एरा। पोस्ट मॉडर्न एरा मौर्य काल का जब एंड होता है और फिर जब गुप्त काल है ना, गुप्त साम्राज्य जब शुरुआत होती है, उस बीच की जो फेज है उसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा और मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद का ये एरा लगभग 500 साल का, देखेंगे 185 BC टू 320 AD, इसी बीच के काल को आज हम देखेंगे। तो लगभग देखें तो ये 500 साल का, 500 ईयर्स का ये टाइम है, 500 साल। तो ये जो 500 साल का इतिहास है, इसी फेज को हम लोग पोस्ट मॉडर्न एरा कहते हैं। इस फेज में हम देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा मौर्य एरा, इसमें एक विशाल, एक बहुत बड़े एरिया को, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और इधर कश्मीर से लेकर साउथ कर्नाटका तक के एरिया को मौर्यों ने गवर्न किया, रूल किया। लेकिन अशोक 232 ईसा पूर्व में जैसे ही अशोक की डेथ हो गई, उसके बाद उसके जो सक्सेसर्स थे वो सिर्फ 50 साल में ही, 50 साल भी नहीं टिक पाए। मतलब अशोक के मौत के 50 साल के अंदर ही मौर्य साम्राज्य बिखर गया। और फिर शुरू होता है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का। मतलब मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे कि इस समय बहुत सारे राजवंशों ने, विदेशी राजवंशों ने भी, बहुत सारे इस टाइम फॉरेन इन्वेडर्स भी आए और बहुत सारे इस टाइम इंडिजीनियस देसी राजवंश भी भारत में एक ही समय में अलग अलग एरिया में गवर्न कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस टाइम मौर्योत्तर काल में कोई भी ऐसा राजवंश नहीं हुआ जो मौर्यों के समान ही एक विशाल भूभाग को गवर्न कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि इस टाइम राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो राजनीतिक रूप से देखेंगे तो यह काल विखंडन का काल, पतन का काल था। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स में, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली देखेंगे तो इस टाइम ज्यादा ही डेवलपमेंट हुआ था, स्पेशली कल्चरल डेवलपमेंट हम देख सकते हैं इसका। तो इस समय देखेंगे तो बहुत सारे डायनेस्टीज ने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक ही साथ गवर्न किया। इस टाइम देखो तो बहुत सारे विदेशी भी थे जिसने भारत में गवर्न किया, और बहुत सारे देसी राजवंश भी थे जिसने भारत में गवर्न किया। जैसे देखेंगे ये वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ देखेंगे कि मौर्य, जैसे मौर्य साम्राज्य, मौर्यों का डिक्लाइन शुरू हुआ, इस समय वन बाय वन बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए, विदेशी आक्रमणकारी आए और यहाँ आकर अपने आप को यहाँ स्टैब्लिश कर लिया, स्थापित हो। जैसे देखेंगे ग्रीक आए, है ना, यूनानी जिसको कहते हैं, फिर शक आया, फिर पहलव आया, पहलव पार्थियन, और फिर कुषाण। ये वन बाय वन आते। तो इस तरह से देखिए 4 विदेशी आक्रमणकारी आए और यहाँ आकर अपने आप को स्थापित कर। पहले यूनानी आया, फिर शक आया, शकांश, फिर पहलव या पार्थियन जिसको कहते हैं वो आया, और फिर कुषाण। ये सब विदेशी आक्रांता था। लेकिन यहाँ आकर इन लोगों ने अपने आप को एज ए रूलर यहाँ स्टैब्लिश कर। लेकिन ये सब जो रूल किया वो इसी एरिया में। इसमें से एक कुषाण दिखेंगे जिसने सेंट्रल मध्य भारत के क्षेत्र पर भी अपना डोमिनेंसी स्टैब्लिश किया। और इसी टाइम देखेंगे देसी, बहुत सारे देसी राजवंश भी, इंडिजीनियस डायनेस्टी भी आए और यहाँ हुए और इन्होंने अपने अलग अलग एरियाज में गवर्न किया। जैसे मौर्यों के तुरंत बाद हम देखेंगे देसी डायनेस्टीज में, जैसे है ना, मौर्यों को रिप्लेस किया किसने, तो सुंगा डायनेस्टी ने। सुंगा, पुष्यमित्र सुंग आया था। फिर सुंगा के बाद आया कण्वा, कण्व डायनेस्टी। फिर कण्व नीचे देखेंगे सातवाहन डायनेस्टी जो दक्कन भारत में है। फिर चेदी डायनेस्टी है, चेदी इधर ही देखेंगे, मैप में ही देख लो, इधर उड़ीसा वाले रीजन में चेदी डायनेस्टी, जिसके बड़े रूलर हुआ था खारवेल। सुंगा डायनेस्टी इधर पाटलिपुत्र और सेंट्रल इंडिया में सुंगा। फिर सुंगा को ही, जैसे सुंगा ने मौर्यों को रिप्लेस किया था, उसी तरह से सुंगा को भी कण्वा ने रिप्लेस कर दिया, कण्व डायनेस्टी आया इसी जगह, कण्व डायनेस्टी। फिर इधर दक्कन भारत में देखेंगे तो एक बड़े डायनेस्टी है सातवाहना डायनेस्टी। फिर इधर साउथ में देखेंगे, दक्षिण भारत में इसी समय दक्षिण भारत का भी हिस्ट्री शुरू होता है। इसी समय से हमें साउथ इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में और दूसरी हमें जानकारी मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं संगम काल, संगम एज। संगम काल में हम देखेंगे यहाँ साउथ में 4 बड़े डायनेस्टी हैं, पांड्या, चेरा, चोल, 3 है। ऐसे अशोक के अभिलेख में तो 4 मिलता है। एक सत्यपुत्र का भी इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन वो सत्यपुत्र कौन है नहीं पता। संगम में हम देखते हैं तो ये 3 डायनेस्टी, पांड्या, चेर एंड चोल, ये संगम डायनेस्टी। संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संगम कवियों का बहुत बड़े संगम हुआ था, तमिल कवियों का इसी समय।
उन संगम, 3 संगम हुए थे, उन संगमों से हमें इस टाइम के पॉलिटिकल, वो लिटरेरी है लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। पांड्य, चेर, चोल, तो ये दक्षिण के डायनेस्टी। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में बहुत सारे ग्रीक यात्री जैसे प्लिनी है, टॉलमी है, स्ट्रैबो है, एरियन है, एथिनियस है, जस्टिन है, ये सब इसी टाइम के ट्रेवलर्स हैं। बहुत सारे देसी साहित्य भी हैं। गार्गी संहिता, ये हमें बहुत सारी जानकारी देता है इस टाइम, स्पेशली सुंगा डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। इसी से हमें पता चलता है कि इस टाइम यवन आक्रमण, ग्रीक इन्वेडर्स आया था। इससे हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिली, यूनानी आक्रमण। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, ये भी बहुत फेमस लिटरेचर है। मालविका अग्निमित्र का लेखक तो हम जानते ही हैं कौन है, कालिदास, इसके रचनाकार हैं मालविका अग्निमित्र। ऐसे कालिदास ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, किताबें लिखी, साहित्य लिखा है, महाकाव्य हैं, नाटक हैं, खंड काव्य हैं। कालिदास बेसिकली ये गुप्त काल के विद्वान हैं, लेकिन इनकी जो सबसे पहली रचना है, गुप्त काल में वो थे, तो पहला जो उसकी रचना, पहला जो नाटक है कालिदास के, वो यही है, मालविका अग्निमित्र। इससे भी हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें भी हमें पता चलता है कि किस तरह से सुंगों में अग्निमित्र, सुंग राजा हैं अग्निमित्र, और मालविका एक प्रिंसेस है, उनकी प्रेम कहानी नाटक है। इस नाटक से हमें सुंगों के बारे में और यवन आक्रमण के बारे में हमें जानकारी। इसके अलावा इसी समय के बड़े विद्वान थे पातंजलि, पातंजलि जिसने महाभाष्य की रचना की है। पातंजलि का जो महाभाष्य है वो पाणिनि, जो 5th सेंचुरी बीसी का है, पाणिनि उसी पर टिका है, नोट्स है, अष्टाध्यायी जो है उस पर टिका है ये महाभाष्य। ये भी सुंग टाइम में, सुंगा एरा के टाइम में लिखा गया। पातंजलि पुष्यमित्र सुंग का पृष्ठ था, पुरोहित था, और इसी पुरोहित ने पुष्यमित्र सुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था, ऐसा जानकारी मिलती। पातंजलि का महाभाष्य है, इससे भी हमें मौर्यों के बारे में, पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे हर्षचरित, इसके लेखक हैं बाण भट्ट, जो हर्षवर्धन के समय में लिखा गया ये बुक है, लेकिन इससे हमें सुंगों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। हर्षचरित इसमें कहता है, हर्षचरित में, कि ये जो पुष्यमित्र सुंग है वह एक अनार्य है, नॉन आर्यन से, और लोग शूद्र है, ऐसा कहता है, निम्न जात का। जबकि पुष्यमित्र सुंग के बारे में दूसरे जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें उसको ब्राह्मण कहा। तो हर्षचरित ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इससे हमें मिडिवल एरा के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में। इसके अलावा राजतरंगिणी, ये ऑथर कौन है हमें पता ही है, कल्हण, जो कि 12th सेंचुरी एडी का बुक है, ये कश्मीर का इतिहास है, लेकिन ये भी हमें पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन दे। फिर एक है मिलिंद पन्हो, ऑथर एक बौद्ध भिक्षु है, नागसेन, इससे भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है पोस्ट मॉडर्न एरा के, और ग्रीक रूलर मिनांडर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इस टाइम के बहुत सारे बौद्ध टेक्स्ट हैं, जैसे बौद्ध लिटरेचर में देखें तो दिव्यावदान, फिर वो तंगयूर, जिसके लेखक हैं तारानाथ, लामा तारानाथ, बौद्ध विद्वान। इसी टाइम के बड़े विद्वान हुए थे अश्वघोष, अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद, सौंदरानंद, बहुत सारे इन्होंने बुक लिखा है, बहुत बड़े विद्वान हैं। ये कनिष्क के समय के हैं अश्वघोष। इसी टाइम के हैं चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा, आयुर्वेदाचार्य। तो इस टाइम के बहुत सारे लिटरेचर हैं जिससे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं, अभिलेख, अभिलेख में देखें तो इस टाइम के जो अभिलेख हैं इस टाइम के, वो कौन से हैं, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अयोध्या, मोरा का मथुरा अभिलेख, मोरा नामक महिला ने लिखवाया मथुरा अभिलेख। फिर भरुत,
स्तूप से भी हमें एक लेख मिला है। ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिससे हमें पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में जानकारी। धनदेव अयोध्या, इसी से पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था। मोरा का जो मथुरा अभिलेख है, इसमें हमें पहली बार भागवत धर्म पंचवृष्णि कुल के बारे में जानकारी मिलती है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध, ये 5 वीरों के बारे में जानकारी मिलती है। पंचवृष्णि कुल। भरूत स्तूप, इसमें हमें सुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक है वेसनगर, जो हेलियाडोरस का ये अभिलेख, हेलियाडोरस, इस इंस्क्रिप्शन से हमें भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि एक विदेशी आकर भागवत धर्म को अपनाए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो हमें पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में, तो इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, सारे राजवंशों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुंग वंश। देखो इस टाइम जो राजवंश आए ना, पहले तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स भी आया, क्योंकि मौर्य अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि उसके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ही कमजोर था, तो वो इतने बड़े एम्पायर को गवर्न नहीं कर। तो इस समय नॉर्थ वेस्ट साइड से, उत्तर पश्चिम, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए। इस टाइम बहुत सारे विदेशी भी आए और बहुत सारे देसी राजवंश, दोनों ने मिलकर रूल किया, मिलकर क्या अलग अलग एरिया में रूल किया। इस टाइम आप देखोगे तो हमारे यहाँ एक कल्चरल डेवलपमेंट है, क्योंकि इस टाइम जितने भी ये विदेशी आक्रमणकारी आए और यहाँ एज ए रूलर स्थापित हो गया, वो सब के सब हमारे यहाँ के धर्म को अपनाया। किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, किसी ने भागवत धर्म को अपनाया, तो सब ने हमारे धर्म को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। और इससे क्या हुआ कि वो हमारी संस्कृति को भी, हमारा जो कल्चर था उसको भी अडॉप्ट कर। तो ये एक ऐसा समय था जब कि हमारी संस्कृति का महिमा मंडन हो रहा था। विदेशी आकर हमारे ही कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, हमारे रिलीजन को अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन इसी टाइम हम देखेंगे कि भारत में भी कुछ ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने इस कल्चरल सिंथेसिस को, इस सांस्कृतिक संश्लेषण को रोकने का भी कोशिश किया, ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित करके। जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इन सब में से अधिकतर राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को प्रोटेक्शन भी दिया। जैसे मिनांडर है, इन्होंने अपनाया भी, प्रोटेक्शन भी दिया। वहीं हम देखेंगे कि पुष्यमित्र सुंग जो एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण धर्म को इंपॉर्टेंस दिया, पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध धर्म को डिमोटिवेट किया, एक तरह सप्रेस किया। तो ये बताता है कि जो कल्चरल सिंथेसिस हो रहा था उसको एक तरह से पुष्यमित्र सुंग जैसे राजाओं ने इसको रोका है। और पुष्यमित्र सुंग ने ब्राह्मण धर्म को, क्योंकि यही वो समय है जब मनुस्मृति लिखा गया, वो फिर से वैदिक धर्म है ना, वैदिक धर्म को वापस एस्टैब्लिश किया है। इसका मतलब ये होता है कि इस समय जो बौद्ध धर्म था उसको पुष्यमित्र सुंग ने उसको एक तरह से रिएक्शन किया, एक तरह से प्रतिक्रिया किया और विरोध जताया। और यह विरोध ऐसा था कि इस टाइम के जो बौद्ध टेक्स्ट है मैक्सिमम देखेंगे हम कि वो पुष्यमित्र सुंग के बारे में वो कहता है कि ये तो हमारे धर्म को, बौद्ध धर्म को काफी नुकसान पहुंचा है। जैसे कि दिव्य वदान है या लामा तारानाथ की जो पुस्तक है कंगियूर तंगियूर, उसमें कहता है कि पुष्यमित्र सुंगा ने साकल क्षेत्र के बौद्ध भिक्षुओं को, साकल मतलब आज का सियालकोट के बौद्ध भिक्षुओं को पर इनाम रखता है कि एक बौद्ध भिक्षु को जो पकड़कर लाएगा, किसर लाएगा, उसे 100 दिनार उपहार में दिया जाएगा, इनाम में दिया जाएगा। यह बताता है कि इस समय बौद्ध धर्म के अंदर भी, तो बौद्ध धर्म के अंदर विभाजन चल रहा था, हीनयान महायान इसी टाइम। और इसी समय हम देखते हैं कि सुंग शासकों ने, स्पेशली पुष्यमित्र सुंग ने भी बौद्ध धर्म को सप्रेस करने का काम किया। और यही वजह था कि इसी समय बौद्ध धर्म का भारत से माइग्रेशन हो, पलायन हो। आज वही बौद्ध धर्म देखें पूरे विश्व में, अन्य देशों में फैल गया है और हमारे यहाँ आज बौद्ध धर्म का नामो निशान। जबकि हम जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच में हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर की बात आती है तो हमारे ये बड़े बड़े नेता बौद्ध धर्म वाले देश अपने आप को कहकर इंट्रोड्यूस करता है कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ महात्मा बुद्ध जैसे महान आत्मा, हम ही ने उस महान आत्मा के टीचिंग्स, उनके जो भी योगदान था, उन सब को हमने प्राचीन काल में ही निस्तानाबूद कर। कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग ने तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बहुत सारे बौद्ध स्तूप
कहते हैं कि 80-84 हजार स्तूप जो अशोका ने कंस्ट्रक्ट कराया था, वो पुष्यमित्र शुंग ने उन सबको तोड़वा दिया। इस समय के जो बौद्ध विद्वान है वो कहते हैं कि अयोध्या, साकेत जिसको कहते हैं अयोध्या, यहाँ बौद्ध स्तूप हुआ करता, बौद्ध मठ हुआ करता, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने जब अभी अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर जब वहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा था, तो खुदाई जो कर रहे थे राम मंदिर बनाने के लिए, तो खुदाई करताओं को बहुत सारे जमीन के अंदर बहुत सारी वस्तुएं मिली, और वो सारी चीजें जो हैं वो बौद्ध धर्म के ही प्रतीक था, मतलब बौद्ध धर्म के स्मारक था, जिसको छिपा दिया तोड़कर। मतलब अयोध्या में पहले बौद्ध मंदिर हुआ करता, फिर बाद में पुष्यमित्र शुंग और दूसरे राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने वहाँ उस बौद्ध स्मारक को समाप्त कर वहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर। पाटलिपुत्रा में एक कुकुटराम विहार था, उसको भी पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वा दिया, ऐसा कहते नष्ट करवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं कि पुष्यमित्र शुंग क्या वास्तव में बौद्ध धर्म के नाश के लिए, बौद्ध धर्म को समाप्त करने में इनका योगदान था और नहीं, क्योंकि वहीं हमें जैसे भरूत स्तूप है, सांची स्तूप है, जो दोनों ही एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसके बारे में हमें पता चलता है कि इन दोनों स्तूपों के निर्माता शुंग ही हैं, पुष्यमित्र शुंग ही। तो एक तरफ हमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूप भी बनवाया है।